क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुड इवनिंग मुनमुन, गुड इवनिंग दिव्यांश। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था एंड देन कुछ बच्चों के मैंने होमवर्क भी मंगाए थे। आई थिंक 4 स्टूडेंट्स वर देयर हु सेंट देयर होमवर्क। क्या सभी ने मेरे को होमवर्क दे दिया था? मुनमुन, मोहिनेश, मुझे जिनका मिला है मुनमुन, मोहिनेश, दीक्ष, ओके, गौरव का भी मिल गया। हाँ चलो, हो गए 5। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल गए हैं और मैं उनको चेक करके फिर रिपोर्ट आपको बताऊंगा। वैसे ज्यादातर तो मुझे सही लग रहा है। काफी चीजें तुम समझ चुके हो, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से भी किया है बहुत से लोगों ने। ठीक, तो इसी तरीके से आपको होमवर्क अपना करके रखना है। मैं कभी भी आपसे होमवर्क मांग सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक सारी चीजें क्लियर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी चीज में, तो वो पूछ सकता है। सर सॉलिड एंगल में डाउट आ रहा था, समझ में नहीं आया था सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल की जो चीजें हैं, ठीक है, वो हम थोड़ी बाद में देख लेंगे क्योंकि सॉलिड एंगल का अभी फिलहाल कोई यूज नहीं होने वाला। लेकिन मैं बस इतना बताऊंगा कि सॉलिड एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सपोज अगर यहां पर हम कोई सोर्स रख दें लाइट का, तो ये चारों तरफ अपने एक स्फीयर बनाएगा और स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। और जो मैं इस स्फीयर से और इस सोर्स के बीच का सेपरेशन देखूंगा, तो सेपरेशन का स्क्वायर करूंगा तब मुझे मिलेगा सॉलिड एंगल। यानी कितना मिल रहा है? 4π। तो हम अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि क्लोज्ड सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है? 4π सॉलिड एंगल बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई हाफ क्लोज्ड होता और फिर मैं यहां सोर्स रखता, तो कितना सॉलिड एंगल बनता? तो बनता 2π। तो फिलहाल के लिए अभी ये सारी चीजें ध्यान रखो। एक बार जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में थोड़े से और कंफर्टेबल हो जाओगे, ओके पारुल, वेलकम वेलकम टू द न्यू क्लासेस। ठीक है पारुल, जरा माइक ऑन करो पारुल। यस सर। पारुल, तुमने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ रखी है? यस सर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है, अच्छी बात है ये तो अभी मैं आपको बता दूं, वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, तो ये पता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड डले हुए हैं ग्रुप। यस सर, आई हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स। हाँ तो ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पुराने लेक्चर्स जितने भी डले हुए हैं पहले वो पूरे पढ़ने हैं अच्छे से। और उनमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या प्रेम सर किसी को भी बता सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो फिर हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए तुम्हारे पास जो टास्क है वो ये है कि जितने भी पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उनको तुम्हें दोबारा पढ़ना है वीडियो लेक्चर्स की मदद से। और नोट्स की जरूरत अगर पड़ेगी तो फिर वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ। वीडियो लेक्चर्स देख देख कर अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। क्लियर है पारुल? यस सर। चलो ठीक है, तो आप माइक ऑफ कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सारे बच्चे अब एक ही क्लास में आ गए हैं, सेकंड बैच हो या फर्स्ट बैच, सब बच्चे आज एक साथ पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के आगे का। तो दोनों बैचेस सेम लेवल पर है, दोनों बैचेस में सेम तरीके की चीजें बताई गई हैं और आज होगा कंपटीशन। तो इस कंपटीशन को फेयर बनाए रखना, ठीक, और फुल एफिशिएंसी और फुल एंथुसियाज्म के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, हमने यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा था और इसके आगे की हम बात करेंगे आज। और यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहले हमने पढ़ लिया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि अगर कोई इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन, सपोज मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर ये डायमेंशनल इक्वेशन है तो डायमेंशन ऑफ एस दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी
and that should be equal to dimensional formula of half a t square. ठीक है, तो for the dimensional correctness इन सभी की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था कि यार डायमेंशंस तो अगर मैं इस इक्वेशन की देखूंगा तो भी सेम मिलेगी, डायमेंशन तो अगर मैं इस इक्वेशन की देखूंगा तब भी सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम मिल रही है। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है? ये इक्वेशन गलत, ये इक्वेशन एकदम सही है। हालांकि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, बट still not correct because of constant, because of constant। कौन सा कांस्टेंट? यहां हाफ है और यहां 1 है, तो आना क्या चाहिए? हाफ आना चाहिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम करते हैं किसी भी इक्वेशन की तो वो हमें कांस्टेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस doesn't provide any information about constants। ये लिमिटेशन है इसकी। क्या है इसकी लिमिटेशन? कि डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये तो बता सकता है, पर क्या एग्जैक्टली सही है वो नहीं बता सकता। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई डायमेंशनल इक्वेशन सही है तो एलएचएस और आरएचएस में जितनी भी टर्म्स हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन में उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला और एलएचएस में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सब क्या होने चाहिए? बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है उसमें सिर्फ वेलोसिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है और तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी। या फिर मैं ये कहूं कि लेंथ ही प्लस माइनस हो सकता है तभी लेंथ मिलेगी। तो जैसे ये लेंथ थी तो ये भी लेंथ होनी चाहिए, ये भी लेंथ होनी चाहिए। तो ये चीज हमने पढ़ लिया था और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये था, ध्यान से देखो, if any equation is correct, it must follow the principle of homogeneity. It must follow the principle of homogeneity, means it should be dimensionally correct. It should be dimensionally correct. अगर कोई इक्वेशन वास्तव में सही है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करेगी। इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, ठीक। लेकिन बट if any equation is following principle of homogeneity, it is not necessary that it is correct. It is correct mathematically. मैथमेटिकली सही होगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, ये गलत है बट डायमेंशनली ये सही है, बट डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज
necessary is necessary but not sufficient condition for the correctness of the equation. तो ये चीज हमने पढ़ी थी, थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज कराया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, कई क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड्स में आप समझो इन चीजों को, और लिखना चाहो लिखो, फिर मैं 10 सेकंड्स के बाद हटा दूंगा ये। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड तनिष्क। हाँ पूछो। सर अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, दैट मीन्स कि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। चलो देखते हैं जरा, अभी बात करते हैं हम। पहले ये वाली चीज सुन लो, पहले इस वाली चीज को देख लो, फिर वो बाद में देखेंगे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो भी सकती है या नहीं। ये चीज अगर क्लियर है तो मैं हटा रहा हूं इसको। तो पहले जो चीज हमने पढ़ी है उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, सिंपल सा है, देखते हैं कितने लोग आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट is given as k equals to alpha x square, where x is the distance traveled by the object. Determine the dimensional formula and the dimension of mass in the dimensional formula of alpha. निकालो जल्दी से। मैं डायमेंशन पूछ रहा हूं मास की, और मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा है। बहुत सारों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, एज आई एक्सपेक्टेड, बहुत अच्छी बात है। आर्चित एक बार चेक करो जरा। हर्ष कुमार बोल रहे हैं M1। सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो सॉल्यूशन में हम निकालेंगे फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो हम क्या करेंगे, हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और अल्फा एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी एक एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इनटू ये क्या बन जाएगा, l स्क्वायर। l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, mt माइनस 2, एंड दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। सो अगर हम mt माइनस 2 देखें, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू m टू द पावर 1, l की पावर 0, t की पावर माइनस 2,
करंट की पावर 0, केल्विन की पावर 0, कैंडेला की पावर 0, मोल की पावर 0। तो अब आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया तो आप इतना आंसर देकर छोड़ सकते हो, बाकी अंडरस्टूड रहता है। तो दिस इज माय आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और जो बी पार्ट का आंसर है कि मैं ये चाहिए डायमेंशन ऑफ द मास। तो डायमेंशन ऑफ द मास क्या होती है? पावर। तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा पावर ऑफ एम इन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो वो कितनी है? वो 1। 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड देवदूत। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के सही आंसर्स हैं। जिसको कोई को डाउट है मैं यहाँ रुकूंगा 5 सेकेंड्स। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। देखो, अगर गलत भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगला क्वेश्चन गलत ना। सर जो और टर्म्स है कि हम सर एम्पियर, केल्विन, सर इन सबको लिखना पड़ेगा कि 0 की पावर नहीं, 0 या फिर नहीं लिखना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड होता है। ये अंडरस्टूड होते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो ओके रिटर्न सर। तो यही है, मतलब आप सिर्फ इतना ही लिखो, बाकी ये चीजें अंडरस्टूड रहती है। चलो, और किसी को कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना स्कोर जो है वो लिखते रहना, लास्ट में मैं पूछूंगा स्कोर। तो नेक्स्ट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लो पहले। एक नोट डालो। और देखो, जैसा कि मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ठीक है, एंड द पावर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, powers of the exponential are dimensionless, जैसे एग्जांपल e टू द पावर अल्फा टी, इसकी डायमेंशन निकालता हूं, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज द टाइम। सो मैं ये कहूंगा कि डायमेंशन ऑफ e टू द पावर अल्फा टी is m0 l0 t0 and dimension of alpha t is also equal to m0 l0 t0। so dimension of alpha कितना हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशन ऑफ टी, दैट इज m0 l0 t0। और डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालूंगा तो बन जाएगा क्या? सिंपल t माइनस 1। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ टी। तो ये जब नीचे जाएगा तो t की पावर -1, यानी डायमेंशनल ऑफ अल्फा ये आ गया t की पावर -1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये सारे जो होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो ऐसे में बीच बीच में कई नोट्स लिखवाता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। और अब मैं इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं पहले इसको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं आपको 10 सेकेंड्स। जल्दी से लिखो और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर क्यों होते हैं डायमेंशन लेस ये? डायमेंशन लेस इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो, ये चीज एक कांस्टेंट रहती है। दिस इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, याद रखना। दो तरीके के कांस्टेंट्स होते हैं, अगर लिखना चाहो तो कांस्टेंट्स, मैंने पहले भी बताया था, कांस्टेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स और एक होते हैं कांस्टेंट्स विद डायमेंशन।
डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, या पाई हो गया, 1/2 हो गया, 1 2, इस तरीके के जो कांस्टेंट्स होते हैं। और कांस्टेंट विद डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? Gm1m2/r²। तो ये जो G है ये कांस्टेंट जरूर है, पर ये कैसा कांस्टेंट है? जिसकी कोई डायमेंशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके के कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और बता सकते हो? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, बिल्कुल। जो स्पेशल होते हैं। गैस कांस्टेंट सर। कौन सा? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, बिल्कुल। गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्टीफन्स कांस्टेंट, वेरी गुड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कुछ स्पेशल कांस्टेंट्स होते हैं, उनकी क्या होती है? डायमेंशंस। लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स भी होते हैं। तो ये कौन से कांस्टेंट्स हैं? दीज आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, क्योंकि ये मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं और ये स्पेशल है। सोलर कांस्टेंट, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही तुम लोगों की। जितना तुम कमेंट्स कर रहे हो, कमेंट्स वही दे पाते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। वीन्स कांस्टेंट, वेरी गुड अर्चित, यानी फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं। तो ये छोटे छोटे जो कमेंट्स तुम देते हो, अनुष्का, वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट, ये छोटे छोटे कमेंट से समझ में आ जाता है कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें नोट्स में डाल सकते हैं। तो कांस्टेंट्स भी हमने पढ़ लिए कि भाई दो तरीके के होते हैं, डायमेंशन लेस एंड डायमेंशन वाले। या ये बोल सकते हैं विथ डायमेंशन। और इसी तरीके से वेरिएबल्स भी दो तरीके के होते हैं। मैंने कल भी बताया था, एक और बार फिर बता रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल्स भी विदाउट डायमेंशन हो सकते हैं और विथ डायमेंशन भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स में अगर हम विदाउट डायमेंशन के एग्जांपल लें तो दैट इज स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, वेरी गुड। मैकेनिकल एडवांसेस। मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत सारे। रिलेटिव डेंसिटी को दूसरा नाम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पूछा जाता है बहुत बार। सिग्निफिकेशन। हाँ, विथ डायमेंशन तो तुम्हें पता ही है, बहुत सारे हैं। वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एरिया, वेरी गुड। तो ये भी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। आई थिंक ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। डायमेंशन लेस के हमने एग्जांपल्स कौन कौन से देख लिए? एक्सपोनेंशियल, ठीक है, पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, पाई, 1/2, 1 2, इस तरीके की जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज। और विथ डायमेंशन में जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पढ़ा हमने अभी, गैस कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, बहुत सारे। अब तो तुम समझ गए होगे। तो चाहो तो जल्दी से फैराडेज कांस्टेंट, बिल्कुल बहुत सारे हैं, तो मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है कि हर कांस्टेंट्स जरूरी नहीं है डायमेंशन लेस हो, या जरूरी नहीं है कि हर कांस्टेंट की डायमेंशन हो। तो जो मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन जो स्पेशल कांस्टेंट्स होते हैं उनकी जरूर डायमेंशन होती है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। सर हाँ
बताओ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वो वेरिएबल विद डायमेंशंस में आता है? वेरिएबल विदाउट डायमेंशन? सर विद डायमेंशन में आएगा सर, नहीं। क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो विदाउट डायमेंशन आएगा वो। ओके सर। हाँ सर एक क्वेश्चन था कि सिंपल रेशियोज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी देगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर हम जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं या थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस करते हैं तो हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलती है प्लस यूनिटलेस, बट ऑल्दो सर रेडियस सॉरी थीटा की एंगल की यूनिट होती है रेडियन में। हाँ बिल्कुल सही, समझ गया। जरा नोट डालकर लिखो और इस चीज को समझना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। if any physical quantity is dimensionless it may be, ठीक है, it may be not unitless, it may be not यूनिटलेस। यूनिटलेस नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिटलेस ना हो। एग्जाम्पल, एंगल देखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो जब मैं थीटा देखता हूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये बनेगा लेंथ अपॉन लेंथ, यानी क्या बन गया, लेंथ की पावर 0, यानी ये बन गया m0 l0 t0, दिस इज डायमेंशनलेस। सो थीटा क्या हो गया, दिस इज द डायमेंशनलेस, बट द यूनिट इज रेडियन इन ऐसा यूनिट सिस्टम। तो अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो जरूरी थोड़ी है कि वो यूनिटलेस हो, लेकिन याद रखो, बट if any physical quantity is unitless, it must be dimensionless, ठीक है। So, जैसे यहां पर यूनिट थी पर डायमेंशन नहीं थी, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो दोनों तरफ स्पीड है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी ये। कभी तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट देखी है? कभी नहीं देखी। इट इज ऑल्सो, हाँ बताओ सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकिन रिप्रेजेंट तो म्यू से करते हैं ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो ये यूनिट इसकी एक यूनिट हुई ना, मतलब नहीं, दिस इज द सिंबल है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का सिंबल है म्यू, कोई यूनिट थोड़ी है, ठीक है। जैसे कि मुझे म्यू ऑफ वाटर लिखना है तो म्यू वाटर इक्वल टू 4/3, मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इक्वल टू 4/3, मैं सीधे इतना लिखूंगा म्यू ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 4/3। सो हाँ सर, अगर जैसे एंगल में डायमेंशनलेस है और हाँ। हमें फॉर्मूले के थ्रू ये यूनिटलेस प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन इसे रेफरेंस देने के लिए तो हमने रेडियन और थीटा से इसे मतलब एक तरीके से पुकारते हैं, तो उसके लिए हमने थीटा और रेडियन को लिया है, मतलब एक तरीके से रेफरेंस के लिए। हमने कुछ नहीं किया है, ये सब डिफाइंड है पहले से ही। इंटरनेशनल सिस्टम में थीटा की यूनिट डिफाइंड है कि भाई रेडियन से ही मेजर करोगे आप, ऐसा यूनिट सिस्टम में। अब बात यह है कि डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं,
और वो हमने निकाला तो ये क्या आ रहा है, डायमेंशनलेस। लेकिन इसके डायमेंशनलेस होने की वजह से हम यूनिट थोड़ी बदल देंगे उसकी। यूनिट अगर रेडियन में मेजर होता है तो होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलो कि भाई डायमेंशनलेस है तो मैं यूनिट क्यों लिखूं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, Okay, बोर्ड sir. सबको दिख रहा है क्लियरली? यस सर। तो ये चीज जल्दी से लिख लो, बहुत जरूरी चीज है ये। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो हो सकता है उसकी यूनिट भी हो और नहीं भी हो सकती, जैसा कि इस केस में नहीं आया। इस केस में यूनिट हो सकती है, इस केस में नहीं हो सकती। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे बी विथ यूनिट और मे नॉट बी यूनिट। लेकिन अगर कोई यूनिट लेस है, जैसे अगर कोई यूनिट लेस है तो वो पक्का डायमेंशनलेस हो। हाँ, दोबारा कमेंट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस, बिल्कुल, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज। तो बताओ मुझे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। क्या कोई डायमेंशन होगी? अब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बीच बीच में हम थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। तो जरा देखते हैं कितने लोग करते हैं। क्वेश्चन 2, तैयार हो जाओ, बिल्कुल फोकस, एकदम फुल फोकस, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन दिया है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at time t, at time t is given by the equation, is given by the equation as x of t that is equal to b naught by alpha 1 minus e to the power minus alpha t, where v naught is the constant, where v naught is the constant, v naught and alpha, v naught और अल्फा दोनों ही क्या है, कांस्टेंट्स हैं। आर दी कांस्टेंट, आपको बताना है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी नॉट एंड अल्फा। बताओ जल्दी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी नॉट बताओ मुझे, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। M0 L0 T0, तनिष्क। अच्छा, रोहित का आ रहा है V नॉट दैट इज LT माइनस 1। अच्छा ये बताओ, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं या फिर कुछ स्पेशल कांस्टेंट्स हैं? चलो तनिष्क, तुम माइक ऑन करो जरा। यस सर।
ये वी नॉट और जो अल्फा है ये मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स है या कुछ स्पेशल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं? तो अल्फा तो सब वो है मैथमेटिकल कांस्टेंट, वी नॉट का पता नहीं। वी नॉट का पता नहीं, तो तुमने कैसे इसकी डायमेंशन लेस बोल दिया? सर क्योंकि वी नॉट और सर वो अगर वो कांस्टेंट होगा तो उनका तो कोई डायमेंशन हो नहीं सकता, और सर ई की पावर को तो एक्सपोनेंट दे रखा है तो सर पूरा ही तो वो हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। और सर किसी की पावर वो दे रखी है, आपने थोड़ी देर बताया था। अच्छा चलो देखते हैं, रुको जरा। तो तुम मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुमने सीखा ही नहीं। मुझे ये बताओ ये क्या दिया हुआ है? दिस इज द पोजीशन, और पोजीशन मेजर किस में होती है? लेंथ में, मीटर वगैरह में। तो अगर हम x ऑफ t को लिखें तो हम ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, वी नॉट अपॉन अल्फा आएगा, माइनस वी नॉट अपॉन अल्फा आएगा, और e टू द पावर माइनस अल्फा टी आएगा। और अगर ये इक्वेशन सही है तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimensional formula of x of t that should be equal to dimensional formula of v naught upon alpha, and that should be equal to dimensional formula of v naught upon alpha e to the power minus alpha t। ठीक, अब जरा देखो, for the dimensional formula of alpha, for the dimensional formula of alpha we know that the power of exponential term is dimensionless, ये dimensionless होता है। तो पावर क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म की? अल्फा टी, एंड दैट शुड बी डायमेंशनलेस। तो m0 l0 t0। t क्या है? t है टाइम, ये लिखा है एट टाइम t। तो t टाइम है तो अल्फा की डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t माइनस 1, यानी m0 l0 t माइनस 1। कितने लोगों का सही है? रोहन का सही गया है। यहाँ माधव टी की अब जरा देखो, ये टी टू द पावर माइनस 1 आ गया है। विपुल का भी सही है, वेरी गुड। देवगुरु, अभय, एकता, जरा माइक ऑन करो। ये अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी 1 मिनट के पहले वाला कंसेप्ट है ये। बहुत ही गलत बात, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। चलो ठीक है, तो अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला आ गई t माइनस 1, कोई बात नहीं एकता। अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला वी नॉट अपॉन वी नॉट चाहिए, तो मैं x ऑफ t की डायमेंशन, तो अब मैं जरा देखो ध्यान से, फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी नॉट मैं किनको इक्वेट कर दूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x ऑफ t एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी नॉट अपॉन अल्फा। x ऑफ t की डायमेंशन हो गई l, वी नॉट की डायमेंशन ये, और अल्फा की डायमेंशन t माइनस 1। तो वी नॉट की डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस 1, दैट इज वी नॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इस तरीके से, m0 t0 l1, तो ये आ गया m0। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। सर उसमें टीवी तो था x इंटू टी। x इंटू टी नहीं है वो, x ब्रैकेट में t लिखा हुआ है, जरा देखो ध्यान से। अच्छा तुमने अभी फंक्शन नहीं पढ़ा क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में? नो सर। अच्छा, जैसे कि तुमसे बोला गया साइन ऑफ t, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो साइन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। टाइम के साथ साथ साइन की वैल्यू बदलती जाएगी। इसी तरीके से यहां पर भी टाइम के साथ किसकी वैल्यू बदलेगी? पोजीशन की। है तो ये पूरा पोजीशन ही, दिस इज द पोजीशन, पोजीशन वेरिंग विथ टाइम। क्लियर हुआ है? ओके सर, क्लियर।
समझ रहे हो? जैसे कि मैं अगर तुमसे बोल दूं कि मेरा x ऑफ t सेकंड दिया हुआ है, मतलब t दिया हुआ है, अच्छा कैलकुलस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। देखो x ऑफ t का जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है मींस द पोजीशन, या फिर मैं ये कहूं जैसे x यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। सो वी विल से द पोजीशन is varying with time t, ठीक। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज द पोजीशन, लेकिन किसके साथ बदल रही है, टाइम के साथ बदल रही है। इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एक पोजीशन का ही होगा, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगा, एल से। तो दिस इज द पोजीशन विच इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम, लेकिन आएगा तो पोजीशन ही कि भाई t इक्वल टू 0 पर 1 मीटर था, t इक्वल टू 2 पर 3 मीटर हो गया, t इक्वल टू 5 पर 6 मीटर हो गया, तो आएगा तो ये पोजीशन ही, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम। तो उसको लिखने का तरीका होता है। चलो तो नोट डाउन कर लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर हाँ, जो अल्फा की डायमेंशन फॉर्मूला है वो एक्सपोनेंशियल से निकाला, एक्सपोनेंट है e माइनस अल्फा टी। हाँ सर बिल्कुल, उसमें जो माइनस का कोई मतलब नहीं है सर उस होने का? कोई मतलब नहीं है, माइनस कब से कुछ करने लगा। ओके सर, मतलब माइनस हो चाहे ना हो उसका जो लेंगे सिर्फ अल्फा टी बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, देखो e टू द पावर -2 + 2 आएंगे तो दोनों ही कांस्टेंट्स, और इनके अंदर वाली भी क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशनलेस। तो हम माइनस को हटा भी देंगे तो भी वो डायमेंशनलेस ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एज अ टेस्ट, देखते हैं जरा कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द distance covered by a particle, the distance covered by the particle in time t is given as x equal to, ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही लिख दूं, अब तो समझ जाओगे, a plus bt plus ct square and plus d to the power 1/2, ठीक। find the dimension of a b c d, find the dimensional formula of a b c d। जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का आ गया m0 l0 t0, किसने दिया ये आंसर, दोबारा दो। बिल्कुल सही है, ए की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी वो l टू द पावर 1, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है हमें, और x ऑफ t का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही a का होगा, वही bt का होने वाला है, और वही ct स्क्वायर का होगा, एंड वही d टू द पावर 1/2 का भी होगा। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गई, l। तो a की डायमेंशनल फॉर्मूला आ गई a, ठीक, और b की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो lt-1 यहां से, बिल्कुल, और c की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो lt-2, और d की डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो क्या बनेगा, l t टू द पावर -1/2। सिंपल सा क्वेश्चन, -1/2,
चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगानी है बस। हटा रहा हूं। एक चीज और लिख लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और एनीथिंग which is countable is dimensionless quantity। जैसे एग्जांपल के तौर पर नंबर ऑफ पेन इन अ बॉक्स, ये कैसी क्वांटिटी है? अगर मैं इसको x के बराबर रखता हूं कि भाई लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स इन अ बॉक्स, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x क्या हो जाएगा? n0 l0 t0। इसी तरीके से अगर हम बोले लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ गैस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x क्या हो जाएगा? n0 l0 t0, क्योंकि नंबर है और नंबर आर द कांस्टेंट्स, मैथमेटिकल वैल्यूज। ये चीज क्लियर है सर? हाँ सर जैसे हमारा जो मोल होता है, मतलब जो हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसकी यूनिट मोल हाँ होती है, बिल्कुल। तो सर वो भी तो है ना, मतलब उसमें भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किसी भी काउंटेबल थिंग को, जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में हाँ करते हैं, जैसे हाँ Na की इक्वल्स टू होता है ना 1 मोल 6.02 बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तो Na की मुझे फॉर्मूला। हाँ, तो ये बताओ मोल की कोई डायमेंशन होगी क्या? सर मोल तो खुद एक यूनिट है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है ना, तो उसको डायमेंशनलेस कैसे कह देंगे हम? बिल्कुल, तो वही तो यूनिट है उसकी, लेकिन क्या वो डायमेंशन लेस है या नहीं है? तो चलो एक चीज में तुम्हें होमवर्क देता हूँ, इसके बारे में सोचना। मोल का मैं कुछ तुम्हें लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स जो भी है, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन 22.4। तो अगर हम बात करें मोल्स की, तो मोल्स की यूनिट तो है क्या? मोल्स इज डायमेंशनलेस और नॉट। इसको जरा तुम सोचना, फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, मोल्स के बारे में। दिस इज द स्पेशल टॉपिक। यहां से अगर हम देखें तो कुछ और दिख रहा है, डायमेंशन लेस दिख रहा है, लेकिन यूनिट लेस तो नहीं दिख रहा। सर सोचेंगे इस बारे में, थोड़ा सोचना खुद से, तब और मजा आएगा। तो ऐसे कुछ कुछ बीच में मैं होमवर्क दूंगा जो थोड़े सोचने वाले होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मोल्स आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, ये जरा चेक करना, अपनी किताबों में पढ़ना उसको। तो जल्दी से लिख लो 5 सेकेंड्स फॉर राइटिंग डाउन। अब ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पर। अब हम बात करेंगे सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला यूज क्या था? फर्स्ट यूज जो था हमारा वो था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन।
ये हमने कर लिया, किसे कैसे लगाकर, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर। सेकंड यूज जो हो गया वो है, सेकंड यूज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सेकंड यूज है टू कन्वर्ट द यूनिट्स, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर। तो ये हेडिंग डालेंगे सेकंड यूज। फर्स्ट यूज हो चुका है, अब सेकंड यूज पर आ गए हैं। तो चलो देखते हैं सेकंड यूज क्या है, जरा देखो। वी नो डैट कि भाई जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? मेजरमेंट डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इनटू यूनिट्स। ये हमने पढ़ा था। मेजरमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, अमाउंट और यूनिट, कि वो अमाउंट किस यूनिट में मेजर किया गया, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है मेजरमेंट। तो यहां से अगर हम देखें तो मेजरमेंट is always constant in any system of units। मतलब कैसे कह सकता हूं? एग्जांपल देखो सर, 1000 ग्राम, ये कौन सा सिस्टम हो गया? दिस इज सीजीएस सिस्टम। लेकिन 1000 ग्राम है किसके बराबर? 1 kg की तो बराबर है। तो मेजरमेंट तो क्या रहा? कांस्टेंट, चाहे सिस्टम कोई भी ले लो। हाँ, ये बात अलग है कि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता हूं n1 और इसकी यूनिट बोलता हूं u1, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता हूं n2 और इसकी यूनिट बोलता हूं u2, तो मैं यहां से साफ साफ देख पा रहा हूं कि भाई n2 जो है वो n1 से कम है। n2 जो है वो n1 से कम है। n2 कितना है? सॉरी, n2 है कितना? 1, और n1 कितना है? 1000। और u1 और u2 में देखूंगा तो u2 बड़ा है u1 से, क्योंकि u2 है kg में और u1 है ग्राम में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n1 बड़ा है यहां पर n2 से, तो u1 को छोटा होना पड़ गया, और n2 अगर छोटा था तो u2 बड़ा होने लग गया। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। दिस इंप्लाइज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। किसी भी सिस्टम में अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट को छोटा होना पड़ेगा, तभी तो जाके जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनाना है? कांस्टेंट्स। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूनिट को u से। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड? तो देखो जरा, so by using the above concept, हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो जरा ध्यान से। so if n1 u1 are the numerical value and unit
in one system and N2 U2 are the numerical value and the unit in other system, then N1 U1 that should be equal to N2 U2. हम ये लिख सकते हैं then N1 U1 equals to N2 U2. ये हमने लिख लिया। ठीक है, ध्यान से लिख लो पहले इतनी चीज। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से U2 और U1 अगर हम देखें तो ये दोनों जो चीजें हैं ये है क्या, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो अगर हम यहां से U2 निकालना चाहें या U1 तो एक दूसरे के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं U2 लिखूंगा या फिर N2, तो देखो N2 की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, N1 U1 अपॉन U2। तो N1 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 एक यूनिट है और यूनिट हैज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम U1 को लिख सकते हैं M1 L1 T1 और U2 को लिख सकते हैं M2 L2 T2। ठीक, अब जो डायमेंशन U1 की होंगी वही डायमेंशन तो U2 की भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर M1 की पावर A है, L1 की पावर B है और T1 की पावर C है, तो M2 की पावर भी A होगी, L2 की पावर भी B होगी और T2 की पावर भी C ही होगी, क्योंकि मेजरमेंट तो सेम ही, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम। तो फिर M1 L1 T1 की जो पावर है वो यहाँ पर भी सेम होगी और यहाँ पर भी सेम, क्योंकि दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो N1 N2 तो सिंपल क्या है, कांस्टेंट्स है। डायमेंशनल फॉर्मूले किसके होंगे, U1 और U2 के। बस मैग्नीट्यूड में अंतर आ जाए। अभी हम देखते हैं, चलो तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान से देखो, 1000 ग्राम, ठीक है, is equal to how much in MKS system, in how much in MKS system। तो 1000 ग्राम कौन सा सिस्टम है, 1000 ग्राम कौन सा है, CGS सिस्टम। तो हम CGS सिस्टम का 1000 ग्राम MKS सिस्टम में कितने के बराबर होगा ये निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको N1 दे दूं तो ये N2 हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। हम देखते हैं कि N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2, इसको मैं CGS सिस्टम बोल रहा हूं और ये मेरा कौन सा सिस्टम हो गया, MKS सिस्टम। ठीक, तो CGS सिस्टम में N1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1000, और U1 जो है अगर उसको हम ग्राम लिख रहे हैं तो वो क्या है, M है। ठीक है, तो चलो मैंने इसको लिख लिया ग्राम, और N2 मुझे चाहिए और U2 किस में आएगा, केजी में। ठीक, तो अगर हम इस 1000 को N2 चाहता हूं तो ग्राम डिवाइड बाई केजी करना होगा। तो एक्चुअल में ये है क्या, दिस इज M1 एंड दिस इज M2।
और हम जानते हैं कि m1 क्या हो गया, ग्राम हो गया। यानी अगर मैं इसको लिखता हूं m1 by m2, तो वी नो डेट, यहां से हम बोल सकते हैं वी नो डेट m1 अपॉन m2। अगर हम m1 को सीजीएस सिस्टम बोल रहे हैं और m2 को mks, तो मैं जानता हूं ये कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1000। क्यों आएगा, क्योंकि ये ग्राम में है और नीचे वाला किस में आएगा, केजी में, तो ये आएगा 1 अपॉन 1000 के बराबर। अब पावर क्या रहेगी दोनों की 1, सो n2 किसके बराबर आ गया भाई, 1 के बराबर। हेंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ये निकाल दिया हमने। हेलो सर। हाँ बताओ। सर इसको मैथमेटिकली एक बार रिपीट करिए प्लीज। देखो क्या किया है हमने, मेजरमेंट तो सेम ही था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम एमकेएस सिस्टम में कितना होगा, एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, केजी। यस सर। तो ग्राम और केजी का जब हमने रेशो लिया, तो ग्राम अपन केजी का रेशो कितना आया, 1 अपॉन 1000। तो जब m1 by m2 की जगह 1 अपॉन 1000 डाल देंगे, तो n2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यस सर। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। सो पुट इन इक्वेशन 1, n2 की वैल्यू मिल गई 1। n2 था क्या, n2 था एमकेएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर। यानी 1000 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1 kg। सर सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर वैसे भी तो हमने फिर ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन यूज किया है यहाँ पे कि बिल्कुल किया है, 1000 ग्राम बराबर 1 kg। बिल्कुल। तो इसमें फिर ये ना डायमेंशन का रूल रह ही क्या गया सर। नहीं ये तो हमें पता ही, ये तो हमें पता ही होना चाहिए ना। हाँ सर ये तो पता होना चाहिए, फिर डायमेंशन का क्या यूज रहेगा, फिर इससे डायमेंशन से कैसे निकला ये तो। देखो डायमेंशन से तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ मास आना चाहिए, तो तुमने क्या किया, एक बार मास लिख लिया सीजीएस सिस्टम का और एक बार मास लिख लिया तुमने एमकेएस सिस्टम का। लेकिन तुम्हें ये पता है कि इसके मास से इसका मास कितने टाइम्स है, 1000। तो ये चीज तुमने लगा दी। जैसे अब मैं दूसरे क्वेश्चन और करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखो, अभी आएगा समझ में। जैसे भाई हमसे पूछा गया कन्वर्जन ऑफ सीजीएस सिस्टम ऑफ फोर्स इनटू एमकेएस सिस्टम। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, फोर्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt माइनस 2। ठीक, तो अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स ले रहा हूं, यानी मान लो मैंने अमाउंट ले लिया, लेट्स टेक अमाउंट या न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू 1। तो भाई इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम जो हमारा मेजरमेंट है, जो हमारा मेजरमेंट है वो कितना हो गया, 1। मास को क्या लिखूंगा मैं, ग्राम, एल को क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर, और टी की पावर -2 को क्या लिखूंगा, सेकंड की पावर -2। तो देखो ये हमारा मेजरमेंट बन गया कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, जिसमें हमने अमाउंट कितना लिया है, 1, और यूनिट किसके अकॉर्डिंग ली है, सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये बन गया हमारा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको तुम 1 डाइन भी बोलते हो, डाइन। ठीक है, इसको हम 1 डाइन भी बोलते हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से, एमकेएस सिस्टम में, नाउ इन एमकेएस सिस्टम, ठीक, लेट्स टेक अमाउंट is
N2, ठीक है, N2 और यूनिट क्या हो जाएगा, अच्छा N2 तो अमाउंट हो गया, सो मेजरमेंट जो हमारा बना, सो द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम, ये क्या बनेगा, ये बनेगा N2 और यूनिट कौन सी रहेंगी, MKS सिस्टम वाली, केजी, ठीक है, मीटर सेकेंड की पावर -2, ये हमारी यूनिट हो गई और ये हमारा अमाउंट हो गया। तो यहां जिसको हम N1 बोल रहे हैं और इसको हम U1 बोल रहे हैं, इसको हम U2 बोल रहे हैं और इसको N2 बोल रहे हैं, ठीक। तो पहले इतना लिखो, इतना लिख लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम है। हेलो सर। हाँ सर तो क्या हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोलेंगे। ओके सर। अब जरा देखो ध्यान से, सिंस द मेजरमेंट always remains constant, always remains constant, so N1 U1 that is equal to N2 U2, N1 कितना था 1, U1 कितना है ग्राम, ग्राम है, ग्राम है, ये GM मत लिखना, ग्राम है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने लिख लिया N2 और ये था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं N2 निकालूंगा तो N2 निकालूंगा तो है क्या एक्चुअल में, ग्राम डिवाइड बाय केजी, ठीक, सेंटीमीटर डिवाइड बाय मीटर, ठीक, और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, ये मिला हमें N2, ये मिला हमें N2। और अब मैं अगर ग्राम पर केजी को सॉल्व करूंगा तो देखो ये ग्राम और 1 केजी किसके बराबर, 1000 ग्राम, ये सेंटीमीटर और 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये आ गया N2, तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, क्या बचा 1/10 to the power 5, यानी इक्वल टू 10 to the power -5। तो ये आ गई हमारे पास N2 की वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हेंस 10 to the power -5 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 डाइन, या फिर 10 to the power -5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन। तो ये था, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि एक कन्वर्जन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे जाता। फिर ऐसे और क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे आप होमवर्क के लिए? बिल्कुल मिलेगा। ओके सर। नोट डाउन करो लास्ट 5 सेकेंड्स। सर हाँ सर, मुझे इसमें डायमेंशन का रोल समझ नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ रेडिएशन लगा रहे हैं ना, ग्राम और किलोग्राम का डायमेंशन का क्या रोल लगाएगा फिर इसमें? अरे डायमेंशनल का फॉर्मूले से ही तो तुम्हें पता लगा था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mLT - 2,
तभी तो तुमने फोर्स की जो यूनिट लिखी थी, अगर मैं सीजीएस में लिख रहा था तो मैंने फोर्स की यूनिट क्या लिख ली थी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वरना ये कैसे लिखता, ये कैसे लिखता मैं? इनको इक्वेट करने के लिए मतलब हम डायमेंशन यूज कर रहे हैं। हमें पहले तो इनकी यूनिट्स लिखनी होगी सीजीएस सिस्टम में, लेकिन यूनिट्स तभी लिख सकते हैं जब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला आता हो। अच्छा, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो हम यूनिट्स कैसे लिखेंगे? अच्छा, ओके। तो सीजीएस में ये लिख दिया हमने, एमकेएस सिस्टम में फटाफट लिख दिया भाई, मीटर ओ सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वरना हम कैसे लिख पाते? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे पता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है 10 टू द पावर 5 अर्थ, और जूल कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम, और ये होता है सीजीएस सिस्टम अर्थ। ठीक, तो अर्थ और जूल की अगर हम बात करें तो ये है क्या, दीज आर द एनर्जी। सर 10 टू द पावर 7 होता है। 10 टू द पावर 7। हाँ, अब जरा देखो, मुझे अगर ये रिलेशन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे पहले एनर्जी पावर 7। आवाज साफ नहीं आ रही है। 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 10 की हाँ पावर 7। बिल्कुल, 10 टू द पावर 7 बिल्कुल। तो मैं अगर इसको प्रूफ करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, स्टेप वन मुझे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, किसका, एनर्जी का, बिल्कुल। और वो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या हो गया, ml²T-2। ठीक, अब सीजीएस सिस्टम में लेट द अमाउंट कितना ले लिया हमने, 1। सो डायमेंशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी जो आएगी, जो मेजरमेंट है एनर्जी का, वो हम कितना लिख सकते हैं, 1, इसको लिख लेंगे ग्राम, इसको लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -2। इसी तरीके से इन एमकेएस सिस्टम लेट द अमाउंट N2, तो एनर्जी क्या बनेगी, मेजरमेंट अगर देखेंगे तो N2 और केजी सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए तो 1 और 2 बराबर कर दो, तो 1 और 2 बराबर होंगे, तो N2 इक्वल टू क्या बनेगा, 1 ग्राम बाई केजी। ठीक है, सेंटीमीटर डिवाइड बाई मीटर का होल स्क्वायर और सेकंड की पावर -2, ये तो कैंसिल ही हो गई। ये कितना बनेगा, 1 इधर रहा, ये रहेगा 1/1000 इनटू ये कितना बनेगा, 1/10 टू द पावर 4। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर -7। इसका मतलब क्या हो गया, सो देखो 10 टू द पावर -7 N2 की जगह लिख रहा हूं, तो N2 10 टू द पावर -7 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, दैट इज इक्वल टू 1 अर्ग, या इसको मैं लिख सकता हूं अर्ग की ऐसा यूनिट, ये क्या है, सीजीएस, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर -7 जूल, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर +7 अर्ग। याद रखना, ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड अर्ग, इसको अर्ग बोलते हैं, और ये जो चीज होती है इसको हम कॉल्ड एज जूल। नोट डाउन करना चाहो जल्दी से नोट डाउन करो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। मैंने, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं ये यूनिट्स नहीं लिख सकता था किसी भी हाल में,
मुझे कैसे पता होता है कि ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 लिखना है या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 लिखना है? नहीं बता सकता था। तो मुझे डायमेंशनल एनालिसिस से पहले मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगा एंड देन मुझे पता है कि सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम लिखते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड, और एमकेएस सिस्टम में मास को केजी, लेंथ को मीटर और ये। और मुझे ये पता है कि जो मेजरमेंट है वो तो दोनों ही सिस्टम के लिए सेम रहेगा, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सर हाँ हमने निकाला 10 की पावर -7, लेकिन सर 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर +7 लिखा है ना। अरे तो एक्चुअल में ये -7 जब इधर जाएगा तो +7 नहीं बन जाएगा? साइड जाके, ठीक है सर। ओके ओके। अब देखो इसकी ट्रिक देख लो, सिंपल सी। अगर इतना सब कुछ नहीं करना चाहते तो देखो एक छोटी सी ट्रिक। हाँ भाई, 1 अर्ग बराबर कितने जूल, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। लेकिन अर्ग बराबर होता क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये कितने जूल के बराबर होगा, यही तो पता लगाना है। यानी कितने केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 के बराबर होगा, यही तो फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां पर ग्राम है और यहाँ क्या चाहिए, केजी। तो मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा, सो मैं यहां लिख रहा हूं कन्वर्ट ग्राम इंटू केजी, सेंटीमीटर इंटू मीटर, और सेकंड को तो सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। तो हम कहां से कहां आ जाएंगे, हम आ जाएंगे सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम। तो देखो जरा, 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ केजी। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, और इसी तरीके से 1 सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। ये तो सेम ही रहेगा। तो ग्राम की जगह क्या लिख लूंगा, 10⁻³ केजी। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख लूंगा, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर बराबर है। तो मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, और सेकंड की पावर -2 तो रहेगा ही। तो ये क्या बना, ये बना 10⁻⁻4 और -3, कितना बन गया 10⁻⁻7, और क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये हम कहां आ गए, ये हम आ गए एमकेएस सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से चले और कहां आ गए, यहां आ गए। यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 किसके बराबर है, 10⁻⁻7 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 के। सिंपल भाई, जहां जहां ग्राम दिख रहा है वहां केजी कर दो, जहां सेंटीमीटर दिख रहा है वहां मीटर कर दो, जहां सेकंड है वहां सेकंड कर दो। तो हमने ये जो ग्राम की जगह है वहां केजी कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर कर दिया, और सेकंड की जगह सेकंड रहने दिया। कितनों को समझ में आ गया है ये? ग्राम को केजी, सेकंड को मीटर, और सेकंड को सेकंड में। कोई अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो पूछ लो, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल ये इजी है सर। हाँ इसको रिवर्स करेंगे तो 1 जूल से अर्ग में आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हेलो जैसे अगर आपसे पूछ जी लिया सर, जाए फ्री में भाई, है। यस सर, अभी कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ कराना है? नहीं सर, बस इनका कंप्लीट है, मुझे अब होमवर्क 5 दे रहा था मिनट बस। चाहिए हुआ। हेलो सर, थोड़ी आवाज शायद कट के आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप थोड़ा सही आ रहा है सर। अभी आ रही है? हाँ ओके, तो सर फिर आप 5 5 15 बच्चे
हम लोग हाँ होमवर्क के लिए निकालेंगे इनमें से। ठीक है ठीक है। तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। तो मैं एक बच्चे से, एक दो बच्चों से पूछ लेता हूँ। अभय ठीक कुमार है जरा अनम्यूट कीजिए। यस सर। आपने बेटा होमवर्क भेजा था अपना? यस सर। पिछली बार आपको नाम दिया गया था, आपने किसको भेजा था होमवर्क आप? सर केमिस्ट्री का। जो भी आप आपको नाम लिया गया था पिछली बार, किस सब्जेक्ट के लिए लिया गया था? सर केमिस्ट्री के लिए। किसको भेजा आपने? सर मैंने ग्रुप में ही भेजा था। ओके, चलिए, लेकिन आपका होमवर्क हमें मिला नहीं है। आप एक बार चेक कीजिए कि आपने, तो हमें क्यों नहीं मिला, मतलब हम लोग नहीं कर पाए। चलिए, एनीवे कोई बात नहीं। अभी सर हम मैं एक लोग, बार और, मैं फिर रिपीट सर कर मैं रहा हूँ, एक बार अभी और लोग भेजता कोई हूँ। लेफ्ट नहीं करेंगे ग्रुप से। हाँ कोई बात नहीं, अभी अभी अनम्यूट कर दो अभी। तो अभी मैं दो इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपको देने वाला हूँ। फर्स्टली तो ये होमवर्क से रिलेटेड है कि मैं नाम, तो नाम में अब की बार जो नाम है वो है वैभव चौधरी। ये मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, वैभव चौधरी। दूसरा बच्चा है शीतल, सॉरी 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 सॉरी, शीतल नहीं, सचिन कुमार, राहुल कुमार, पर्व अग्रवाल एंड पंकज कुमार। सर राहुल कुमार के बाद कुमार। सर आवाज थोड़ी कट रही है। सर मैं पंकज कुमार, राहुल कुमार। एंड केमिस्ट्री जिन लोगों को अभी भेजना है अपना होमवर्क, उनके नाम रहेंगे देवगुरु पारा सर, दिव्यांशी गुप्ता, आरुषि सॉरी, गरिमा चौधरी और गौरव कौशिक। एंड मैथमेटिक्स का जो लोग होमवर्क भेजेंगे वो लोग होंगे हर्ष, खुशी नहीं, लक्ष्य राजपूत, मेंग कुमार, रोहन शर्मा एंड दिव्यांश शर्मा। दिव्यांश शर्मा ही है आई थिंक। तो ये 15 नाम है सर, एक बार आप बोल दीजिए इन लोगों को नाम। सर फिजिक्स में 4 ही हुए हैं। 4 ही हुए हैं? तो सर एक बच्चा और मैं बता, नाम का एक और लड़का है, पर्व अग्रवाल। पर्व अग्रवाल, ओके ओके सर, मिल गया। ठीक 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 है, तो मैं नाम बोल देता हूँ। फिजिक्स में जिनको भेजना है, वैभव चौधरी, सचिन कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार, पर्व अग्रवाल। केमिस्ट्री वाले देवगुरु, दिव्यांशी, आरुषि, गरिमा, गौरव। और मैथ्स में जिनको भेजना है, हर्ष, लक्ष्य, मयंक, रोहन एंड दिव्यांश। ठीक, अब मैं बता देता हूँ इन लोगों को। भेजना है। फिजिक्स में भेजने हैं तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूले। जितने भी शीट के हैं। केमिस्ट्री में सर मैं बता देता हूँ इनको, टिल अपना मोल कॉन्सेप्ट का जो उन्होंने बुकलेट अटेम्प्ट किया है वो, और अगर किसी बच्चे ने एनए भी अटेम्प्ट किया, नरेंद्र अवस्थी, जो कि पीडीएफ भेजा था डीपी सर ने, वो भी भेज सकते हैं। टिल मोल कॉन्सेप्ट एंड एनए, नरेंद्र अवस्थी किताब। सर डीपी सर ने होमवर्क भी दिया था नरेंद्र अवस्थी का। हाँ तो वही बेटा, वही भेजना है, मैं तभी बता रहा हूँ। ठीक है,
इसके अलावा मैथ में आपकी कंप्लीट थी, जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में पार्ट था, तो उसका होमवर्क आप लोग भेज सकते हैं। इसके अलावा इनइक्वलिटीज में भी आपके मॉडुलस इनइक्वलिटीज पिछली क्लास में एसएस सर ने कराई है, और इनइक्वलिटीज का जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसका जो एक्सरसाइज है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों को जो बुकलेट का सेट पीडीएफ में मिला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं बैच 1 बैच 2 कोई भी स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए ये बात बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी मतलब बुकलेट की हार्ड कॉपी, तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे के बीच में भूतेश्वर पे जो जेकेएस का ऑफिस है श्री जी बाबा आश्रम के सामने, वो ऑफिस में आप लोग फोन करके आ सकते हैं। जो भी जेकेएस के नंबर है, फोन नंबर है, उन पे आप कॉल कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और वहां से बुकलेट का सेट आप ले सकते हैं, जिससे कि आप फोन में जो बुकलेट सॉल्व करते हैं उसमें आपको टिपिकल होता होगा, थोड़ा मुश्किल होगी आपके लिए। तो अगर हार्ड में, क्योंकि जो हम लोग इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकते हैं, क्लास नहीं ले सकते, लेकिन बुकलेट्स आपको दे सकते हैं। तो कोई भी आपके या मैंने आपको टाइम बता से 2 के बीच में ये 2:30 तक भी हम लोग वेट कर सकते हैं, आप फोन, और उस बीच में आपको आकर आप सिंगल पर्सन आए, कोई भी ज्यादा भीड़ ना लगाए, और पर्सन आके वो बुकलेट कलेक्ट कर सकता है वहां से इसके रिगार्डिंग। लेकिन पहले आप फोन जरूर कर लीजिए कि सर मैं इतने बजे आता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट बंद मिले, लेकिन वहां पे कोई ना कोई पर्सन मौजूद होगा इंस्टीट्यूट के अंदर, गेट खोल के आपको बुकलेट का सेट दे देगा। शेयर करनी थी, तो मेहनत की रहिए। ओके, ऑल द